आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सीवान। आज के समय में बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर नशाखोरी की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके वजह से उनकी शिक्षा जो है वो प्रभावित हो रही है। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है जब पैसे कमाने की ज़रूरत होती है। उस वक्त वो लड़के जो है जब नौजवान होते हैं तो वो पैसा तक नहीं कमा पाते, उनकी नौकरी नहीं होती है। वजह यह है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई सही से नहीं की और उसके पीछे का कारण और वजह यह रहता है कि वो बचपन से ही, यानी कि जब वो टीन एज में पहुंचते हैं उस वक्त से ही नशाखोरी के तरफ बढ़ने लगते हैं। इन सभी मामलों पे, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जो हैं अजहर जमील साहब हैं। इनसे बातचीत करेंगे। भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, कई देशों का दौरा भी इन्होंने अब तक कर चुका है। सबसे पहले आपका हमारी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आप सबका। फ़हीम साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया, अपने चैनल पे अपने जो है अपने ऑफिस में आपने मुझे बुलाया और सम्मानित किया, और आपके उस कार्य के लिए भी मैंने आपको जो सम्मान किया, रियली आप काबिल तारीफ़ हैं। आपकी जो आवाज़ है वो बुलंदी है, ये एक बहुत सारे मेरे जो पसंदीदा पत्रकार हैं उनके तरफ रुख करता है, और हमारी दुआ है कि आप इसी तरीके से प्रताड़ित। चलिए अजहर साहब, अब थोड़ी सी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, चाइना, कई जगहों का दौरा आपने कर चुका है, सऊदी अरब में भी गए हैं। लेकिन आज एक ऐसे मुद्दे पे हम बातचीत कर रहे हैं जिसे नशाखोरी कहते हैं, और नशे के हालत में आज के नौजवान किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं, इस पर ना ही प्रशासनिक कोई अधिकारी बात करते हैं, ना पॉलिटिकल लोग बात करते हैं। हाँ, बिहार में बात होती है तो शराबबंदी पर होती है। शराबबंदी से कितना फायदा हुआ है और उसके बजाय अलग अलग जो नौजवान है जो नशाखोरी की तरफ बढ़ रहे हैं, स्मैक, गांजा की तरफ बढ़ रहे हैं, वो लोग कैसे बचे और उनको क्या क्या नुकसान हो सकता है इससे? देखिए, जहाँ तक नशाखोरी की बात है, ये सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं, बहुत सारे ममालिक का मैंने दौरा किया और वहाँ की जो हालात है, जो बच्चों का नशाखोरी के, शराबखोरी के या जो दूसरे गलत कामों में संलिप्तता है, वो पुराना है। भारत में ये अभी काफ़ी चरम सीमा पे बढ़ रहा है। देखिए, सरकार ने बहुत सारी स्कीम लाई, इवन के बहुत सारे समाज सुधारक या बहुत सारे सुधार केंद्र भी सरकार ने खोला, लेकिन आजकल के जो युवाओं का हालात है नशाखोरी की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो शिक्षा है। और आप जानिए कि नशाखोरी ज़्यादातर वही लोग करते हैं जो या तो अशिक्षित होते हैं, या अगर वो शिक्षित हैं तो किसी ऐसे संगत के कांटेक्ट में है जो नशा करते हैं। जैसे अब बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोगों को देखा है कि उनके बच्चे कई बार पकड़े गए जी। अभी हम चूँकि छोटे से शहर सीवान से हैं, तो अपने सीवान की बात करें, चूँकि हमेशा जड़ तक पहुंचना चाहिए, जड़ से हम दरख्त तक पहुँचे तो बेहतर है। तो सीवान में देखिए, जो सीवान में आज से 10 साल पहले देखा था, जब हम लोग भी यहीं बड़े हुए, पढ़े लिखे, तो उस वक्त का जो नशा का दौर था वो शराब तक महदूद था, बहुत ज़्यादा नशा नहीं लोग करते थे। लेकिन आजकल के देखिए, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में जो लड़के हैं जिनको आज स्कूल होना चाहिए, स्कूलिंग करनी चाहिए, उनके माँ बाप को भी ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। माँ बाप बच्चों को सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम ही समझ रहे हैं, उनको नहीं समझ रहे हैं कि उनको शिक्षित होकर के उन्हें कुछ बनाना है। जिस तरीके से दौर गुजर रहा है, आज आप तालीम हासिल नहीं करेंगे, आप बहुत पीछे चले जाएंगे। अब नशाखोरी की बात करें कि नशाखोरी जो है ना, इस पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। बिहार सरकार ने एक पहल किया शराबबंदी का जी। देखिए, शराबबंदी पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में, सऊदी अरब और कुछ मुल्क को छोड़ के, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनको छोड़ करके, नशाखोरी और शराबबंदी दोनों अलग अलग चीज़ें। बहुत सारा ऐसा केसेस हुआ है जहाँ शराब पीने से, हमारे शहर में जहरीले शराब पीने से ये मर गए, ताड़ी पीने से ये मर गए, कई लोगों की मौतें हुई। सरकार ने इस पे सख्त कानून लाया और बिहार में शराबबंदी बंद कर दी। देखिए, शराबबंदी बंद करना एक अच्छी पहल है, सरकार की मैं तारीफ़ करता हूँ।
लेकिन जो गलत तरीके से आज भी शराब, ऐसा नहीं है शराब बंद हो गया तो सब लोग शराब नहीं पी रहे। मैंने कितने पुलिस अधिकारी को देखा है शराब के नशे में, आपने बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने भी डाले थे। बहुत सारे लोगों को आप चले जाए शाम में तो शराब के नशे में मिलते। ये शराब आता कहाँ से? कहीं ना कहीं हमारे बॉर्डर से मिले हुए लोग हैं, वो तो ला रहे हैं ना। तो पुख्ता बंदी नहीं हुआ, आपने बंद तो कर दिया, पुख्ता बंद नहीं किया। ये समाज के लिए सबसे बड़ा घातक है। आजकल के जो युवाओं को मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ, पूरे सीवान वासियों को, चूँकि सऊदी अरब में यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो देखिए मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। अगर आपका बच्चा शिक्षित है तो इन सब चीज़ों से बच सकता है। आपके बच्चे को, चूँकि आपने बच्चे को बड़ा किया, एजुकेशन दिया और सऊदी अरब ममालिक में भेज दिया। आने वाले दिनों में एक बात मैं बताता हूँ सऊदी अरब की, सऊदी अरब 2030 तक जितने भी लोग हैं दूसरे कंट्रीज़ के, उन सबको धीरे धीरे बाहर करने वाली। लेकिन अजहर साहब, हम बात करेंगे कि जो लोग नशा करते हैं उनकी पढ़ाई भी तो नहीं हो पाती है ना। देखिए नशा जो है आपकी पढ़ाई को रोकती है ना। जब पढ़ाई नहीं होगी तो फिर सऊदी या फिर अलग कंट्री में जाने की बात कहाँ से आ जाती है? माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चा अगर नशाखोरी कर भी रहा है तो थोड़ा सा बड़ा हुआ, अगर मान लीजिए 10, 12, 14, 15 साल का हुआ तो पासपोर्ट बनवाया और उसको सऊदी अरब भेज दिया, जाकर के वहाँ सुधर जाएगा। 90% बच्चे सुधर भी जाते हैं और नहीं भी सुधरते। तो 90% बच्चों का जो सुधरने का कंडीशन है, वहाँ के माहौल है, सुधर जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे नशाखोरी नहीं, तो वहाँ बच्चे सुधर जाते हैं, काम करते हैं। लेकिन जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं, ना उनका सही एजुकेशन है और ना ही उनके जो है ना इस पे लगाम लग रहा है नशाखोरी पे। सरकार को इस पे, प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए, एक टीम बनानी चाहिए, सारे मोहल्ले का जो है ना इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। हो सके तो कोशिश करें कि CCTV कैमरेज को भी हर जगह कवरेज करें। वालिदैन को, मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा कि जो बच्चे उनके नशा कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी सख्ती करें वो। लेकिन देखिए सवाल ये है कि CCTV कैमरे लगा देने से पहले लोग शराब बेचते थे और खुलेआम बिकता था, लोग पीते भी थे। जब नशे की बात आती है तो इस नशे में लोग स्मैक पीते हैं और वो थोड़ा सा पाउडर जो है वो पेपर में दिया जाता है, वो कहीं लोग छुपा देते हैं। तो फिर पुलिस इस पे कैसे काम कर पाएगी? देखिए ये आता कहाँ से, कभी आपने गौर किया? बांग्लादेशी हमारे यहाँ आ जाते, कहाँ से आते? बॉर्डर से ही आते हैं ना। तो कहीं ना कहीं हमारे दरवाजे के थोड़ा सा गैप है जहाँ से चीज़ें आ जाती हैं। या तो नेपाल के ज़रिए से आता है या किसी और स्टेट के ज़रिए से आता है, तो उस पर बंदिश लगनी चाहिए ना, पुख्ता चेक होनी चाहिए बॉर्डरों पे। अच्छा, इस पर प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं बात करते हैं? शराबबंदी, शराब के ऊपर खूब अभियान चलता है, शराब के भट्टियों को तोड़ दिया जाता है, शराब माफियाओं पे नकेल कसा जाता है। लेकिन इस पर ये जो नशे में जो बच्चे धूत रहते हैं, नशे के हालत में लोगों की मर्डर कर देते हैं, छिनतई करते हैं, इस तरह की जो घटना आए दिन हो रही है, इस पर प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं बात करते? सरकार क्यों नहीं बात करना चाहती है कि इस तरह की नशाखोरी जो है इस पर भी लगाम लगाया जाए? देखिए ये मुद्दा जो है ये एक अभियान चला के होगा। एक सभी नागरिकों के लिए, हमारी आपकी ये जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी है कि एक अभियान चलाए, सरकार एक स्कीम चलाए, लोगों को थोड़ा अट्रैक्शन करे। लोग लालची मिजाज के होते हैं, तो सरकार इन बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए एक स्कीम डेवलप करे ताकि बच्चे उससे बाहर निकले। पेरेंट्स को स्कीम डेवलप करे ताकि बच्चे कंट्रोल करें। तो जब तक, या लोगों को जागरूक करना कि भाई ये चीज़ें से ये नुकसान है। जैसे सरकार बहुत सारी स्कीम लाती है ना, तो एक अनाउंसमेंट करती है, प्रचार करती है, एडवर्टाइज करती है, लोगों को जागरूक करती है। तो उसी तरीके से नशाखोरी के लिए एक अभियान चला करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, हर सीवान वासी की जिम्मेदारी है, हर बिहार वासी की जिम्मेदारी है, हर देशवासी की जिम्मेदारी है कि इस नशाखोरी के लिए अपने मोहल्ले का, अगर वो वार्ड पार्षद है, लोगों को जागरूक करे। अगर वो मुखिया है तो लोगों को जागरूक करे। अगर वो विधायक है तो इस तरीके के लोगों को जागरूक करे। एक सांसद है तो जागरूक करे। प्रशासन में देखिए डीएम और एसपी दो हाई पावर होता है। इन लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों तक एक स्कीम चला करके लोगों को अवेयरनेस दे ताकि नशाखोरी से हम बचे जा सके। एक हम कह दें कि हम जाकर के अपने मोहल्ले के नशाखोरी को बंद कर देंगे, पॉसिबल नहीं। चलिए, तो खास बातचीत कर रहे थे हमारे साथ अजहर जमील साहब, और इन्होंने अपनी बात जो है बड़ी बेबाकी से रखी है। जिस तरह से नशाखोरी में आज के युवा
युवा पीढ़ी जो है वो बर्बाद हो रही है और उसके पीछे शिक्षा, नौकरी, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, एक परिवार बर्बाद होता है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो कैसे इसको सुधार सकते हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं वो इसको कैसे सुधार सकते हैं, इस पूरे मामले पर अजहर साहब ने जो बात कही है। एक चीज़ और मैं अपने चैनल से ऐड करने जा रहा हूँ कि मैं एक लोगों के सामने कह रहा हूँ कि जो लोग गल्फ़ में काम कर रहे हैं या जो लोग अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है कि आने वाले चंद सालों में सऊदी गवर्नमेंट जो है इंजीनियर्स एंड एबव को जो है ना अपने लोगों को रख रही है, उनको अच्छा पैसा दे रही है, क्योंकि उनके लोगों में पहले सरकार मुफ्त का पैसा देती थी, अब कहती है काम करो पैसे लो। तो जो लोग हिंदुस्तान के, बांग्लादेश के या दूसरे पाकिस्तान या दूसरे मुल्क के लोग हैं तो उनके लिए एक बुरी खबर है, ख़ासतौर पर हिंदुस्तान वासियों के लिए, क्योंकि बांग्लादेश के मज़दूर सस्ते होते हैं, पाकिस्तान के मज़दूर सस्ते होते हैं। तो आने वाले दिनों में उन लोगों को प्रेफरेंस मिलेंगे और भारतवासियों के लिए ख़तरे के निशान है। तो भारतवासी जो हिंदुस्तानी हैं अपने बच्चों को तालीम की तरफ रुख कराएं, अपने बच्चों को बेसिक नॉलेज नहीं देंगे, बेसिक शिक्षा नहीं देंगे तो बहुत बड़े खतरे की निशानी मैं बता रहा हूँ। आपके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो कल होकर के अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, इस देश को ज़रूरत है अच्छे डॉक्टर की, अच्छे इंजीनियर की। कैंसर का भी पूरी तरह इलाज नहीं हुआ है, एक अच्छा डॉक्टर आपके शहर में भी मौजूद है अगर बच्चा को सही तालीम मिले तो। एक इंजीनियर की ज़रूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे ख़राब हैं, आप शहर के ब्रिज की हालत देख लीजिए, तो इसके लिए इंजीनियर की ज़रूरत है। इस देश को साइंटिस्ट की ज़रूरत है। कभी आपने देखा लोगों को डिबेट करते हुए कि हम साइंस में पीछे क्यों जा रहे हैं? रिसर्च पे कभी डिस्कशन हुआ है? मंदिर, मस्जिद, सारी चीज़ों पे डिस्कशन होता है, कभी रिसर्च पे नहीं होता कि हम साइंस में पीछे क्यों जा रहे हैं। न्यू मेडिसिन का रिसर्च क्यों नहीं हो रहा, न्यू टेक्नोलॉजी का रिसर्च क्यों नहीं हो रहा। हम AI और ChatGPT के युग में चल रहे हैं, तो हमें अपने एजुकेशन के ज़रिए इन बच्चों को साइंस की तरफ रुख करना चाहिए कि साइंस को हम डिस्कवर करें, साइंस में अच्छी चीज़ों को निकालें। हम चांद तक जा रहे हैं, मंगल ग्रह तक जा रहे हैं, तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, ऐसी इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस को डेवलप करें ताकि कैंसर और इससे ख़तरनाक जो आने वाली बीमारियां हैं वायरस से हमारे लड़ सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जबील साहब, और इन्होंने अपनी जो बात रखी है वाकई काबिले तारीफ और सोचने और समझने वाली इन्होंने बात कही है, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पे कहा इंटरव्यू के शुरुआत में ही कि 2030 के बाद सऊदी अरब जाने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो अलग देश से जो लोग आकर के वहाँ काम करते हैं उन्हें अब वहाँ से निकाल रही है। और इन्होंने ये भी कहा है कि बड़े पोस्ट जो हैं, जैसे इंजीनियरिंग, फोरमैन के पोस्ट पे जाते हैं या फिर अलग अलग जो पोस्ट है उस पर सऊदी के लोग काबिज होंगे, और छोटे क्लास में यानी कि लेबर का काम जो होगा, मजदूरी का काम जो होगा, वो अलग अलग देश के लोग करेंगे, जिसमें अगर सरकार चाहे तो सस्ता मजदूर जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान या फिर अलग अलग देश से ला सकती है, लेकिन इंडिया के लोगों का हाल जो है वो बहुत ही बुरा हो जाएगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी? आप अपनी प्रतिक्रिया, सोच, समझ जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।